रुकेगा तो बता देगा। चलो चलिए एक बार फिर से रिजल्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि जो लोग नहीं आ रहे तो किसी वीडियो मिल जाए। इस वजह से थोड़ा सा कम ही पढ़ाया होगा, सब लोग क्लास में बचे इसलिए ध्यान नहीं होता, इसके टाइम में कुछ और आगे पढ़ लेते, लेकिन चलिए सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए आज इससे पहले कि ना हम लोग जहाँ तक पढ़ लेते हैं वहाँ से पढ़ा था, और उसके बाद मैंने जब आप क्लास में क्या पढ़ा आंतरिक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट देखिए जिस तरह से हम लोगों ने, ठीक है ना, पिछले क्लास में आपको परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो तत्व से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? तत्व से, ठीक है ना, क्योंकि जो तत्व बना हुआ है मुख्य रूप से किससे बना होता है? परमाणुओं से, है ना, किससे? परमाणुओं से। तो परमाणु द्रव्यमान जिस तरह से तत्व से संबंधित था उसी तरह से आणविक द्रव्यमान यौगिक से संबंधित होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यौगिक को बनने के लिए क्या होगा? जो परमाणु पहले किसमें बनेगा? अणु में, तब क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। यानी कि जिस तरह से परमाणु द्रव्यमान तत्व से संबंधित था उस तरह से आपका आणविक द्रव्यमान किससे संबंधित होगा? यौगिक से, यानी कंपाउंड से, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट किससे संबंधित होगा? यौगिक से, कंपाउंड से संबंधित होगा। और देखिए तो अगर आपसे, तो इसका मतलब जब भी परमाणु द्रव्यमान अगर बोलेगा तो तत्व का निकल सकता है, यौगिक का नहीं निकल सकता। यौगिक का, क्योंकि यौगिक में क्या मौजूद है? भले ही यौगिक की ना परमाणु से मिलकर अणु बना, फिर उसके बाद यौगिक बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यौगिक का जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा? आणविक द्रव्यमान। समझ में आ रहा है? क्या निकलेगा? आणविक द्रव्यमान, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का जल का परमाणु द्रव्यमान को नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे, यहाँ जो हम आगे आपको बताएंगे परमाणु द्रव्यमान नहीं है, आणविक द्रव्यमान, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको डिफिनेशन अगर देखिएगा तो एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान होगा, एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान, यानी एक यौगिक का जो आणविक द्रव्यमान होगा तो यौगिक अणु से बना हुआ है और उस अणु में कुछ ना कुछ परमाणु होगा। तो एक यौगिक का जो आणविक द्रव्यमान होगा उस अणु में मौजूद जितना परमाणु होगा उसके द्रव्यमान के योग को क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान कहेंगे। समझ में आ रहा है? उसके जो जितना भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिए कि अगर ये कंपाउंड है, यौगिक है, तो ये किससे बना होगा? अणु से, मॉलिक्यूल से। और ये किससे बना होगा? परमाणु से। आया समझ? किससे बना होगा? परमाणु से। तो सोच के देखिए कि अगर ये 1 2 3 4 6 गोला बनाए हैं, उसको मान लेते क्या? परमाणु। ये क्या है? परमाणु है। और ये छह आपस में मिलकर क्या बना दिया? अणु। ये बड़ा गोला क्या हुआ? एक अणु, और छोटा छोटा क्या था? परमाणु। अब अगर हम ऐसा मानते हैं कि ये 6 वो है, एक का कितना है? एक वेट कितना है? एक है। तो 6 वो है तो कितना वेट हुआ? 6। तो एक का यानी परमाणु का हुआ एक, लेकिन टोटल 6 अणु का वेट हुआ। यानी कह सकते हैं कि अणु में मौजूद जितना परमाणु था उसका कुल वेट किसके बराबर हो गया? अणु के बराबर, यानी 6। डिफिनेशन भी वहाँ वही लिखा हुआ है। देखिए कि एक यौगिक का जो आणविक द्रव्यमान होगा उस अणु में उपस्थित, तो देखिए इस अणु में उपस्थित कितना? 6 परमाणु है। तो उस अणु में उपस्थित कुल परमाणु का द्रव्यमान, तो कुल परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 6। वही उसका क्या कहलाएगा? ठीक है ना। यानी कि परमाणु के द्रव्यमान की योग बराबर क्या आएगा? वो दिक्कत समझ आ रहा है? किसी को समझाने के लिए यहाँ पे बोले हैं, यानी कि अगर ये परिभाषा जो है यहाँ पे साबित होगी या नहीं होगी। और थोड़ा टिप्पणी का यौगिक में अगर आते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्या है? एक अणु है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 अणु बना दिए, और उस 6 अणु में कितना डॉट डॉट बनाएंगे? डॉट डॉट क्या था? ये डॉट डॉट देखिए, ये डॉट डॉट क्या है? परमाणु। ये बड़ा गोला जो यहाँ था यहाँ है अणु। अगर ये यौगिक बन गया है यानी कि एक बड़ा गोला बन गया है, कंपाउंड। समझ आ रहा है? ये कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड बना दिया है तब बोले टोटल इस कंपाउंड में, ठीक है ना, यौगिक का द्रव्यमान, इसका यौगिक का द्रव्यमान हम बोल रहे हैं। अब ये पढ़ा रहे हैं कि आणविक द्रव्यमान। अगर यौगिक का द्रव्यमान बोलते तो एक में 6, यहाँ टोटल के 6 से 36, ये कंपाउंड का निकल जाएगा। आ रहा है समझ? ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए कि आपको बोल दे कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि इसमें कार्बन आइटम कितना है? 1, यानी इसके कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, और ऑक्सीजन कितना है? 2। और हमको पता है कि कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का 12 N, एक कार्बन का 12 N, और
एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पे देखिए 12, यहाँ 12 हो गया, 16 गुना 32, जो कितना होगा 44 से 44 डिग्री पर निकल गया। उसी तरह देखिए इसका तो आप लोग आपने बना लिए, ठीक है ना। ये देखिए हाइड्रोजन है 2, एक के लिए 2, एक के लिए 1, 2 के लिए 2, और ऑक्सीजन के लिए 16, 2 16 18, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर का होता है 32, और एक का होता है ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन 16 गुना 32, ठीक है ना, यानी 32 32 64 AMU, ठीक है। उसका तरह देखिए ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 AMU। अब दस नियम होता है कि अगर कोई आणविक द्रव्यमान में है तो उसको ग्राम आणविक द्रव्यमान में कैसे कन्वर्ट करें, कुछ नहीं, ग्राम द्रव्यमान, समझा। अब इतना आसानी से हो गया, उसको चौक बस हो गया, चौक कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करना है, आणविक द्रव्यमान को ग्राम आणविक द्रव्यमान ग्राम, जैसे कि हम लोग ऊपर देखिए 44 AMU होता है, कुछ नहीं, ग्राम लगा दीजिए, 44 ग्राम हो गया, चेंज हो गया, ग्राम AMU होता है ग्राम लगा। हाइड्रोजन का 18 देखे थे, क्या लगा 64 में हो गया था, आया समझ, ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे आपका क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं, समय बचा हुआ है तो मोल कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको ऑफ कर दीजिए।